नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि ये सेकेंड ईयर की क्लासेस हम लोग ITI सेकेंड ईयर की क्लासेस भी कर रहे हैं और इन क्लासों में से आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि सेकेंड ईयर में हम लोग 5वें चैप्टर पर पहुँचे हैं, है ना। और 5वें चैप्टर का मतलब है कि अभी आपकी काफ़ी क्लासें बाकी हैं, है ना, और इन क्लासों को हमको कंप्लीट भी करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको तेज़ी से करना चाहें, है ना, यानी कि जो हमारी अभी स्पीड है वो थोड़ी सी कम है। इसको अराउंड 10 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का ख़त्म करना है ना। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग हमारे चैनल मंजुल करियर पॉइंट के एक सदस्य हैं। ये एक हमारा परिवार है और उस परिवार का आप भी एक सदस्य हैं। आप भी हमारे परिवार के होने के वजह से आप हमें लगातार अपने परिवार को संयुक्त रखिए और उसमें जो भी आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को समझें और हमारे साथ देने का प्रयास करें। चलते हैं आज का अपना जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका चैप्टर है आज का बल, तन्यता, तनाव एवं तनाव विकृति, है ना। जो आपका पृष्ठ तनाव होता है, तनाव होता है, वो चीजें अलग हो जाती हैं। तनाव फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, विकृति पे बात करेंगे, तन्यता पे बात करेंगे, बल पे बात करेंगे, है ना। चलो पहले हम लोग आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा उस पर बात करते हैं, है ना। ये चूंकि हमारा जो PDF रहेगा ये क्वेश्चन आधारित रहेंगे पूरे, है ना, और उन्हीं क्वेश्चनों को हम देखते हुए चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बल एक राशि है। बल किसकी राशि है? बल बल की राशि क्या होती है या मात्रक क्या होता है? तो बल एक राशि है और इसका मात्रक यानी कि यूनिट होती है न्यूटन, है ना। बल एक राशि है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन और हमसे पूछा जा रहा है बल एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आप सभी लोग जानते हैं बल एक सदिश राशि है। उसका कारण यह है, बल को दर्शाने के लिए आप लोगों को दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से हमारा बल जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु की स्थिति को बदलने में लगी ऊर्जा को कहा जाता है। कोई वस्तु है, उसकी स्थिति अगर बदला जा रहा है तो उसको बदलने में लगी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल बराबर क्या होता है? यानी कि बल को हम F से दर्शाते हैं और बल बराबर आपका होता है M इंटू ए, है ना। M इंटू ए होता है और M हमारा होता है द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान मान, और ए होता है हमारा त्वरण। क्या होता है? ये होता है हमारा त्वरण। तो हमारा बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। और इसका SI यूनिट आपका न्यूटन होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बल। यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है बल का फार्मूला कौन सा होता है। पिछला हमने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F बराबर M इंटू ए, है ना। और ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बल की MKS प्रणाली में इकाई है। तो आपका MKS प्रणाली में इकाई क्या होता है? बल का न्यूटन में मापा जाता है बल को, है ना। MKS प्रणाली में ही बल का एक मात्रक और होता है। वो कौन सा होता है? वो हम निकालते हैं। जैसे यम का मात्रक हमारा MKS प्रणाली में क्या होता है? तो वो होता है kg, है ना। फिर इसके बाद त्वरण आता है। तो त्वरण का मात्रक होता है हमारा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये आपका MKS प्रणाली में एक ये मात्रक होता है और एक न्यूटन मात्रक, ये दोनों MKS प्रणाली में बल के मात्रक होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम अपने।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक 10 मिलीमीटर भुजा वाली वर्गाकार छड़ की परीक्षा 1 टन तनाव भार की जाती है तो तनाव प्रतिबल की गणना करें। आप सभी लोग जानते हैं प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है ना। प्रतिबल जो होता है वो एक प्रकार का आपका तनाव बल होता है। क्या होता है, तनाव बल होता है। प्रतिबल यानी कि बल के विपरीत यानी कि क्षेत्रफल में से लगाने वाला बल ही आपका प्रतिबल होता है ना। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, हमने बताया आपको, प्रतिबल बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल, है ना। यानी कि हम बल बटा क्षेत्रफल तो सीधा हम लोग लिखेंगे 1 टन बटा 10 mm गुणे 10 mm। और आप सभी लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है ना। और 1 टन बराबर 1000 kg होता है। ये संयुग्मन हम इस वजह से आपको बता रहे हैं क्योंकि आपके जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से सभी द्रव्यमान वैल्यू आपकी जो को किसमें दी जा रही है, वो यूनिट आपका किलोग्राम है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं सभी सेंटीमीटर में दिए जा रहे हैं या तो मीटर में दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये वैल्यूएशन जो चेंज होकर आने वाली है वो आपके आने वाली है सेंटीमीटर में, है ना। तो हम इसी वजह से इनका चेंज करते हैं, है ना। तो चेंज करते हैं तो 1 टन में 1000 हो जाता है केजी आपका, है ना। केजी अपान आपको नीचे दिया गया है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। यानी कि 10 mm इंटू 10 mm, यहां पर हम लिख सकते हैं इनकी जगह पर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, है ना। ये आपको हो जाएगा 1000 केजी अपान 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये हमें क्वेश्चन के किस ऑप्शन में मिलता है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है। तो सीजीएस प्रणाली जो है उसमें से बल की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है। सीजीएस प्रणाली में जो बल की इकाई होती है वो होती है डाइन, ठीक है ना। न्यूटन मीटर आपका कार्य का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर कर रहा है, मीटर होता तो कार्य का मात्रक हो जाता। और जो न्यूटन होता है ये तो आपका बल का एमकेएस प्रणाली का मात्रक होता है ना। यहाँ पे हमसे सीजीएस प्रणाली का मात्रक पूछा जा रहा था। सीजीएस प्रणाली में आपका जो बल का मात्रक होता है वो होता है आपका डाइन, ठीक है ना। यह पीएस में होता है पाउंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक ही दिशा में लगे बलों का परिणामी बल उनके योग के होता है, उनके योग के कैसा होता है। तो आपके जो एक ही दिशा में कोई बल लग रहे हैं, है ना, किसी भी एक दिशा में उनका परिणामी उनके योग के बराबर होता है ना, उनके योग के समान होता है। अगर कोई भी बल हमारे एक वस्तु में, जैसे मान लो हमारी एक ये वस्तु है ना, इस वस्तु में अगर इधर इसको खींचा जा रहा है और इधर से एक ठेलने वाला भी इधर ही को, यानी कि एक ही दिशा में दोनों बल लग रहे हैं, ठीक है ना, और इस वस्तु को ठेला जा रहा है और प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इसमें जो दोनों बल लग रहे हैं उन दोनों बलों का परिणामी बल, मान लो अगर 5 है तो ये 6 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 5 11 न्यूटन के बल से इस वस्तु को खिसकाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये समान होगा, योग के समान होगा। अगला क्वेश्चन है भार एक प्रकार का है, तो भार क्या है एक प्रकार का, तो भार आपका एक प्रकार का बल होता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम लोग एक रूप में मानते हैं, है ना। और बल हमारा किस पे निर्भर होता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। बल हमारा जो भार जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी में जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारा केंद्र पर आने पर पृथ्वी के कम होता जाता है और पृथ्वी के ध्रुवों में जाने से वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। वैसे ही हमारा बल का भी यानी कि भार का मान भी बढ़ने लगता है, किसमें, ध्रुवों में, और केंद्र में कम होता है पृथ्वी के।
तो भार को हम लोग एक बल के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यह पीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? अभी जस्ट हमने आपको बताया था, यह पीएस प्रणाली में बल की इकाई जो होती है वो होती है आपकी पाउंड, है ना। यह पीएस प्रणाली में जो आपका बल होता है उसकी इकाई पाउंड होती है। और अगर आपसे पूछता है कोई कि द्रव्यमान की इकाई क्या होती है पीएस प्रणाली में, वो भी पाउंड होती है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के? तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। कितने डाइन के? तो 10 की पावर 5 डाइन के होता है 1 न्यूटन बराबर। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अदिश राशियों में केवल होता है, अदिश राशियों में केवल आपका परिमाण होता है, जबकि सदिश राशियों में दिशा भी होती है। सदिश राशियों में दिशा और परिमाण होता है। यह सदिश राशियों में पाया जाता है ना। और आपका अदिश राशियों में केवल परिमाण पाया जाता है। जिन राशियों में दिशा व परिमाण हो दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। यह आपका कौन सा है? परिमाण व दिशा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमने ऊपर भी लिख रखा था, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर यदि बल लगाएं और बल का प्रभाव शून्य हो तो वस्तु स्थिति में होगी। अगर किसी वस्तु में बल लगाया जा रहा है और बल का प्रभाव शून्य हो तो वस्तु स्थिति में होगी, समतुल्यता में होगी, असमतुल्यता में होगा, विपरीत में होगा, तो समान में होगा। देखो यहां पर होगा आपका समतुल्यता वाला बल, ठीक है ना। ये आपका देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। जो समतुल्यता बल होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है और इनको हम तीनों को अलग अलग रूप में देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें से और हम लोग इसको डिस्क्राइब करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी 2 विपरीत दिशा में कार्य कर बलों का परिणामी बल उनके के बराबर होता है। विपरीत दिशा में अगर कोई बल कार्य कर रहा है, यानी कि कोई वस्तु है हमारी, है ना, इसमें से एक बल हमारा इस दिशा में काम कर रहा है, दूसरा बल हमारा इसके विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है, तो हमारा परिणामी बल हमेशा इनके अंतर के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये 11 न्यूटन का बल है और ये हमारा 5 न्यूटन का बल है, तो आप भी देख पा रहे होंगे इधर का बल हमारा कम है, तो दोनों में से लेस कर दें तो 6 न्यूटन के बल से, है ना, 6 न्यूटन के बल से ये वस्तु हमारी किस दिशा में ट्रांसफर होगी? इस दिशा में ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन राशियों में केवल परिमाण दिया हो वह राशियां कहलाती हैं। ये भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को अभी बताया था। वो सभी राशियां आपकी अदिश राशियां होती हैं, ठीक है ना। जिनमें केवल और केवल परिमाण दिया हो वो राशियां क्या होती हैं? वो सभी आपके केवल और केवल परिमाण नहीं होने पर, वो परिमाण दिए होने पर वो आपकी क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जिन राशियों में परिमाण व दिशा दोनों दिए हों वह राशियां कहलाती हैं। वो राशियां आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु को हिलाते हैं और वस्तु वापस अपनी पहली स्थिति में आ जाए तो वस्तु अवस्था को क्या कहते हैं? स्थायी समतुल्यता, अस्थायी समतुल्यता, उदासीन समतुल्यता। ये होती है आपकी स्थायी समतुल्यता, है ना। अस्थायी समतुल्यता उसमें क्या होता है? स्थायी समतुल्यता हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो क्या होता है? शंकु होता है। जैसे शंक्वाकार कोई वस्तु है ना, शंक्वाकार वस्तु है, अगर इसको आप किसी बल के द्वारा बल लगाकर हिलाया जाता है ना, घुमाया जाता है, ये पुनः अपनी वापस उसी स्थिति में आ जाती है। ये स्थायी समतुल्यता कहते हैं। हमने आपको बताया था जो समतुल्यता बल होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्थायी समतुल्यता, अस्थायी समतुल्यता और उदासीन समतुल्यता बल। ये 3 प्रकार के होते हैं। फिलहाल हमने स्थायी समतुल्यता बल को बताया आप लोगों को, जहां पर इसमें से अगर कोई बल लगाया गया तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? मान लेते हैं हमारे कुछ ऐसे जाएगी,
ऐसे, है ना, और ये कुछ ऐसे जाकर के थोड़ा सा झुकाव लेकर के किसी साइड को जाएगी, लेकिन जैसे ही झुकेगी पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आने का प्रयास करेगी और फिर से वो स्थायी समतुल्यता में आ जाएगी। ठीक है ना, ये इसका गुण ही होता है जो कि अपनी स्थायित्व को बनाए रखती है। अस्थायी समतुल्यता, इसमें से हम लोग यही जो शंकु है इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना, उल्टा कर देते हैं, यानी कि यह अपनी स्थिति में रह ही नहीं सकती है, यह हमेशा अपना परिवर्तन जहां पर हम इसको चाहेंगे कि रोक लें वहां पर नहीं रुकेगी ये, है ना, इस पर बल लगाएंगे हमेशा ये परिवर्तित करती रहेगी अपने आप को, यह अस्थायी समतुल्यता होती है। इसके बाद आता है उदासीन समतुल्यता, जिसमें से उदासीनता रहे, यानी कि कोई बल लगाया जाए और वो किसी भी दिशा में ट्रांसफर हो जाए वस्तु, वो हमारी उदासीन समतुल्यता कहते हैं, यानी कि उसमें से अपना कोई स्थायित्व नहीं रहेगा। चलिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु अपनी दिशा छोड़कर दूसरी दिशा चली जाती है वस्तु की, वह अवस्था कहलाती है ना। अपनी स्थिति छोड़कर दूसरी स्थिति में दूसरी दिशा में चली जाए, वह क्या कहलाती है आपकी, वो कहती है, जैसे आपसे कहा जा रहा है अपनी दिशा छोड़कर दूसरी दिशा में चली जाए, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अस्थायी समतुल्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी समतुल्यता कहते हैं, है ना। अपनी स्थायी स्थिति को छोड़ करके जहां को हम इसको छोड़ना चाह रहे थे उधर न जाकर के किसी दूसरी विपरीत दिशा में चली जाए, वो हमारी अस्थायी समतुल्यता कहलाती है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल आपका क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अभी हमने आपको बताया था प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, किसी बल के लगाने से पश्चात वस्तु का आकार छोटा हो जाता है कंप्रेसिव प्रतिबल के कारण। अगर हम किसी वस्तु को कंप्रेस करते हैं या प्रेषित करते हैं और उसमें यानी कि प्रतिबल लगाते हैं उसके एरिया को, है ना, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई वस्तु है जो कैसी है, कुछ घनाकार है, ठीक है, ना, इसमें हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। अगर इस साइड में इसमें से बल लगाएंगे हम लोग, है ना, और इधर से इस साइड में बल लगाएंगे तो ये कंप्रेसिव होगी, है ना, कंप्रेसिव होगा और बल लगेगा, यानी कि इसका ये एरिया है और इसमें से हम बल लगा रहे हैं, है ना, तो ये कंप्रेसिव होगी और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिव बल कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कंप्रेसिव बल कहते हैं। एक होता है आपका टेंसाइल जो प्रतिबल होता है। टेंसाइल में क्या होता है, हम लोग किसी वस्तु को अपनी ओर से ऐसे खींचते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, टेंसाइल होता है, यानी कि बढ़ता है, प्रयास करता है अपनी स्थिति से बड़ा होने का, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल प्रतिबल के नाम से जानते हैं। चलते हैं आप लोग, शियरिंग प्रतिबल भी एक इसी में स्थिति बनती है आपकी, और बेडिंग प्रतिबल भी होता है। और प्रतिबल के मुख्यतः अगर देखा जाए तो 5 प्रकार का प्रतिबल बनता है आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका 20 था, इसका आंसर हुआ ए, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु द्वारा सहन किया गया अधिकतम बल कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, अंतिम प्रतिबल कहलाता है, कंप्रेसिव प्रतिबल कहलाता है, सुरक्षा गुणांक कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा सहन किया गया अधिकतम बल कहलाता है उसका अंतिम प्रतिबल। क्या कहलाता है, अंतिम प्रतिबल। अंतिम प्रतिबल तथा क्रियात्मक प्रतिबल का अनुपाती होता है, यह होता है आपका सुरक्षा गुणांक। क्या होता है, सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक बराबर क्या होता है, तो सुरक्षा गुणांक इक्वल टू होता है आपका अंतिम प्रतिबल बटा क्रियात्मक प्रतिबल।
ठीक है ना, ये होता है सुरक्षा गुणांक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की लंबाई परिवर्तन को दर्शाता है। आप लोगों ने देखा है प्रतिबल और तनाव जो होता है, तो विकृत ये किसी में से होता है, तो विकृत बराबर क्या होता है, विकृत बराबर होता है वस्तु की वास्तविक लंबाई कैपिटल एल से दर्शाते हैं, कैपिटल एल से, और वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हुआ इसे हम लोग स्मॉल एल से दर्शाते हैं, है ना, स्मॉल एल से इसको दर्शाते हैं। किसको, जो हमारी वस्तु की में परिवर्तन हो गया लंबाई में, है ना, विकृत यानी कि उसमें से जो आई है, तो विकृत इक्वल टू होता है लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, है ना। यहां पर कहा जा रहा है लंबाई परिवर्तन को दर्शाया जाता है तो स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन के पुर्जों को बनाते समय सुरक्षा गुणांक कितना रखा जाता है। अगर कोई मशीन बनाई जा रही है तो ये हमारा एक आई कह सकते हैं, ये कह सकते हैं नियम के आधार पर हम लोग एक जो स्टैंडर्ड रखा गया है हर एक मशीन का, वो स्टैंडर्ड है हमारा कि हर एक मशीन का जो सुरक्षा गुणांक है वो कितना होना चाहिए, वो 4 होना चाहिए। कोई भी मशीन अगर बनाई जा रही है ना, मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो उस मशीन का जो सुरक्षा गुणांक है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। इससे निचले स्तर की जो मशीनें हैं उन मशीनों को बहुत अच्छा नहीं, उसी के आधार पर हम इन मशीनों को रेटिंग देते हैं। अगर जिस मशीन की सुरक्षा गुणांक 4 है तो उसको हम लोग रेटिंग अच्छी दी जाती है या मशीन को अच्छा माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही दिशा में 3 बल 20 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 55 किलोग्राम कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल क्या होगा। यहां पर आपको परिणामी बल आर रिजल्टेंट इक्वल टू कहा जा रहा है F1 प्लस F2 प्लस F3। अच्छा, एक ही दिशा में जब आपको बल लगते हैं तो उसके लिए आपका हमेशा देखेंगे, अगर 3 आदमी किसी वस्तु को एक ही दिशा में खींचेंगे तो वहां पर बल की मात्रा जो होगी यानी कि ताकत की मात्रा जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। अगर बल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है इन सभी बलों को आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। तो रिजल्टेंट बल का आपको होता क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 होता है। यहां पर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 20 प्लस 35 प्लस 55, इनको ऐड करने से कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, 35 और 55 आपका हो जाएगा 90, और 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, केजी। ये सभी आपको किलोग्राम में दिया हुआ था। चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर होता है 110 केजी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, 35 किलोग्राम और 65 किलोग्राम के 2 बल 60 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं, उनका परिणामी बल होगा। तो ये आपका जो कहा जा रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है जो आपका चतुर्भुज नियम होता है ना, बलों का परिणामी बल कहां पर, चतुर्भुज के आधार पर। तो चतुर्भुज के आधार पर आपका परिणामी बल जो होता है R इक्वल टू रूट P का स्क्वायर प्लस, ये आपका पहला बल हो जाता है, और दूसरा Q का स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा। ये आपका फार्मूला होता है, और इसमें से जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं P का वैल्यू कितना, 35 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर प्लस 235 इंटू 65 इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। और इन सभी को सॉल्व करेंगे तो एक चीज आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये पूरा हम देख पा रहे हैं तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। यहाँ पर 1/2 होने की वजह से ये चीजें हमारी अंदर रह जाएंगी। इस वजह से हम क्या करते हैं,
इसमें से 2 को ऐड कर देते हैं। 2 इंटू 36 35 इंटू 65 को क्या करते हैं, इसमें से ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा एक ये फार्मूला बनेगा और हम इससे ये बाहर निकाल पाएंगे क्या, 35 प्लस 65 ऐड करके इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे और अंदर हमारा क्या बचेगा, अगर हम इसी को ऐड करते हैं और इसी को लेस कर देते हैं, है ना, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, तो रूट 35 प्लस का इंटू 65 माइनस का 2 35 इंटू 65। यहां पर आपको बचेगा केवल माइनस का, यानी कि अगर हम यहीं पर अगर देखें तो हमारा केवल एक ही बचेगा, वो भी माइनस का, है ना, वो भी क्या बचेगा, माइनस का। ये जो पॉजिटिव था आपका ये किसमें हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव 35 पॉइंट इंटू 65 और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा जाकर के इंटू रूट 7 इंटू 5 13 इंटू 5, तो दोनों से 5 निकल के बाहर आएगा, है ना, माइनस का 5 बाहर आ जाएगा और ये अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका ये लगभग आपकी जो वैल्यूएशन आएगी जाकर कि ये लगभग अराउंड आपके 90 या 87 के लगभग आएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। जब इसको पूर्णतः आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, यानी कि हमारा यहाँ से अगर देखा जाए तो जैसे ही हम लोग cos 60 की वैल्यू रखते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व कर पा जाते हैं। ठीक है, क्या बचेगा आपका, बचता है केवल आपके पास 35 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा 35 इंटू 65। ठीक है ना, ये इतने को बस आपको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा बड़ा आसानी से। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग लिखा हुआ है जब किसी वस्तु की चौड़ाई में बदलाव हो तो कहा जाता है, जब उसकी चौड़ाई में क्या होता है, बदलाव होता है, अनुलंबन तनाव कहा जाता है, पार्श्व तनाव कहा जाता है, कर्तन तनाव कहा जाता है। चौड़ाई में बदलाव का मतलब यह है कि अगर हमारी कोई वस्तु है आयताकार है ना, तो हम लोग देखते हैं तो ये हमारा यल होता है यानी कि लंबाई वाला क्षेत्र होता है, ये हमारा कौन सा होता है, ब्रिज यानी कि चौड़ाई वाला क्षेत्र होता है। तो कहता है कि अगर कोई बदलाव होता है किसमें से, चौड़ाई में से, है ना, चाहे हम कंप्रेस कर रहे हों या हम उसे खींच रहे हों। ठीक है ना, तो कह रहा है जब चौड़ाई में बदलाव होता है तो कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पार्श्व तनाव कहा जाता है, यानी कि पार्श्व में होने वाले तनाव को पार्श्व तनाव कहा जाता है। ये दोनों साइड हैं, ये इसके पार्श्व हैं और पार्श्व में ही क्या होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व तनाव कहते हैं। F1 इक्वल टू 45, F2 इक्वल टू 15। तो हम लोग इसमें से इनका परिणामी बल अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो दोनों को क्या करना होगा आपको, R इक्वल टू क्या होता है 45 प्लस 15, इन दोनों को ऐड करेंगे आपका परिणामी बल मिलेगा तो 45, यानी कि 5 इसमें से ऐड होगा और 4 में से 1 ऐड होगा, ये हो जाएगा आपका 6 यानी कि 60। ठीक है ना, अगर ये दोनों एक साइड को लग रहे हैं तब हमारा परिणामी बल होगा 60, अगर ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो हमारा परिणामी बल जो होगा वो होगा 30।
अगर ये दोनों बल निगेटिव दिशा में है, अगर दोनों एक दिशा में लग रहे हैं, ठीक है, नहीं लग रहे हैं, तो R इक्वल टू हमारा मान लेते हैं 45 का जो बल है वो विपरीत दिशा में है, प्लस जो नहीं यहां पर निगेटिव हो जाएगा, माइनस 15 का जो बल है वो दूसरी दिशा में लग रहा है। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो परिणामी बल होगा वो आ जाएगा 30 न्यूटन, है ना। इस क्वेश्चन के दो संभावित आंसर हो सकते थे, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हुक के नियमानुसार प्रतिबल तनाव के होते हैं। जो हमारा प्रतिबल तनाव के समानुपाती होता है, ये हुक का नियम कहता है कि जो प्रतिबल होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो प्रतिबल हमारा तनाव के समानुपाती होता है, तनाव के समानुपाती होता है। है ना। प्रतिबल जो होता है हमारा किसके समानुपाती होता है, तो तनाव के समानुपाती होता है। ये हुक के नियम में हमको बताया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है 10 मिलीमीटर व्यास वाले तार पर 125 किलोग्राम लोड आरोपित किया जाता है, तो प्रतिबल ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को ये पता है 10 मिलीमीटर व्यास कहा जा रहा है, यानी कि हमारा जो तार है वो कैसा है, एज ए सिलिंड्रिकल है ना, सिलिंड्रिकल है, कुछ ऐसा होगा हमारा वायर, ठीक है ना। और इस वायर का जो व्यास है ना, ये कितना दिया जा रहा है आपको, 10 mm दिया जा रहा है, ठीक है ना। आपका एक आंसर जो कि mm² में है, बाकी दो आंसर आपको सेंटीमीटर में और एक मीटर में दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारी आवश्यकता पड़ेगी वैसा हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। और इसका जो लोड है, वेट है, वेट या कहें या बल कहें, तो वो बल कितना, F बराबर दिया जा रहा है आपका 125 kg, ठीक है ना। अब हम इसका अगर देखें तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो बल कितना है हमारा 125 kg अपान 10 क्षेत्रफल होता है। और यहां पर जो क्षेत्रफल लिखा जाएगा वो होगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। और पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, ये हमारा 10/5, ये हमारा किसका होगा, आर का वैल्यू होगा, ठीक है ना। सॉरी, या 5 लिखिए तो 10/5 लिखिए, 10/2, है ना। यहां पर हम फिलहाल 5 लिखते हैं। 22/7 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, तो हम लोग चाहें तो यहां पर अपना सीधा डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू 5, यहां पर फिर हम लिख सकते हैं 125 × 7 बटा 22 × 5। 5 से 125 को कट कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 25, है ना। और 22 से कुछ कट होने वाला है नहीं, तो हम सीधा 25 सत्ते 200 होता है, 25 सत्ते 175, यानी कि 175 में से डिवाइड कितने को देंगे, 22 का। कितनी बार जाएगा आपका, तो 22 का आपका जाएगा 8 बार चला जाएगा। देख लेते हैं, 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 1 17, 76 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार ही जाएगा। और अगर 7 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट कुछ करके वैल्यूएशन आएगी, है ना।
7 पॉइंट कुछ करके वैल्यूएशन आएगी। अगर नहीं आ रही है तो वहां पर फिर आपको एक चीज को ख्याल करना है, वो है आपका एमएम को किस में चेंज किया जा रहा है, सेंटीमीटर में चेंज किया जा रहा है। अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो अपान में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, इंटू 10 आ जाएगा। और यहां पर ये 5 आएगा, ठीक है ना, इस इंटू 5 होगा और 5 से ये वाला और कटेगा तो ये 5 आएगा, 7 पना 35/22 होगा, ठीक है ना। तो 35 कट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, तो एक बार जाएगा 22 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 गया तो 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 2 6 का 12, 6 दूनी 12, 1 11 ज्यादा हो जाएगा, है ना। इस वजह से ये 5 बार जाएगा, 1.5 के लगभग जा रहा है और 1.59 ये आपका किलोग्राम mm स्क्वायर में से वैल्यू दी जा रही है। इसका मतलब यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और देखना हो तो इसमें से और बढ़ा भी सकते हैं, 22 का जैसे 35 में से डिवाइड करेंगे आप लोग तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्विंग है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और ये भी आपका क्वेश्चन पूर्ण रूप से इस पीडीएफ के समाप्त होते हैं। इसको जो चैप्टर था इसमें से आपको मेनली देखना था तनाव और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं, है ना। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे, और अभी तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू और धन्यवाद।